अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं जागो लाहौर। और जनाब, आप सब लोगों को उम्मीद करते हैं और कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और हमारी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से जनाब, आप लोगों को आज का दिन, जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे लिए भी दुआ करिएगा, अपने लिए भी दुआ करिएगा और अपने से जुड़े तमाम तर लोगों के लिए भी ज़रूर आज के दिन के हवाले से और उनकी ज़िंदगियों के हवाले से, उनकी खुशियों के हवाले से दुआ किया करें। कहते हैं ना कि किसी की भी दुआ लग सकती है, अल्लाह पाक ने किसी की दुआ में आपकी कामयाबी का ज़रिया रखा हो, तो इसलिए दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। और वैसे भी जुम्मे का दिन है तो आगाज़ में ही अच्छी कह लें कि अच्छी बात या अच्छी नसीहत या एक अच्छी चीज़ के साथ दिन का आगाज़ किया जाए तो मेरे ख़्याल से वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आज भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ पहलू हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है अपने शो में। अपने प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ़ गेस्ट होंगे जिनसे आपकी आज हम मुलाकात भी कराएँगे। और वो इसलिए होता है कि जनाब, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो मुश्किलात हमें फ़ेस करनी पड़ रही होती हैं, जो परेशानियां हमारे तक पहुंचती हैं, उनको किस तरह हमने मैनेज करना है। वो चाहे स्ट्रेस हो जाए, वो चाहे परेशानी हो, मुसीबत हो, वो चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो, तो इनको मैनेज किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं इन तमाम तर चीज़ों की वजह से कि हमें लगता है कि शायद ज़िंदगी ख़त्म होने को है, या अब हम इस कह लें कि मुसीबत से शायद निकल ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हर चीज़ को मैनेज कर लिया जाए ना, जैसे एक दिन है, अगर एक पूरा दिन हम सिर्फ़ और सिर्फ एक जगह पर, एक सोफ़े पे, एक बेड पर बैठ कर गुजार देंगे और हम कहेंगे कि आज तो कुछ हुआ ही नहीं है, आज तो सारा दिन बड़ा ही कह लें कि बोरिंग गुजरा है या फिर अनप्रोडक्टिव हुई है चीज़ें और प्रोडक्टिविटी नहीं रही कोई भी ज़िंदगी में, तो वो हमारी अपनी वजह से, क्योंकि हम उस जगह से उठकर निकले नहीं, हम अपने कंफर्ट जोन से उठकर कुछ काम नहीं कर सके, इस वजह से है। फिर हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं ना पूरा दिन। अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप अपने घर को मैनेज करें, आप अपने जो जॉब है उसको मैनेज करें, आप अपने बाकी मामलात को मैनेज करें, तो आपका दिन बड़ा अच्छा प्रोडक्टिव भी गुजरेगा। और अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे कि खुद ब खुद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता जनाब। तो मैनेज इज़ मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ ये मैनेज करना या तवाज़ुन बरकरार रखना, यही ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है। अगर आप इसी को सीख लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह मैं अपने इंट्रो में बात करी थी कि जनाब, अगर आप ज़िंदगी को मैनेज नहीं कर पाते हैं, अपने रोज़मर्रा के मामलात को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे जो बीमारियाँ हैं ना, वो भी हमें लाहक होना शुरू हो जाती हैं। स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ जो फिज़िकल कह लें कि प्रॉब्लम्स है ना, जो हेल्थ हैज़र्ड्स है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और आए रोज़ हमें केसेस में इजाफा मिल रहा है, वो भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के अंदर, कि जी बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहना शुरू हो गया। और वैसे भी इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, जो हाई ब्लड प्रेशर है। इसका इलाज क्या है, ख़ास तौर पर हिकमत के अंदर, कि अगर आप नहीं जाना चाहते डॉक्टर्स के पास, तो आप घर में इसका इलाज करना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी कह लें कि रेमेडीज़ हैं या ऐसी नुस्खे हैं जो कि आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में लेकर आ सकते हैं। और बहुत से लोगों का लो भी ब्लड प्रेशर रहता है, उसकी वजह क्या है और उसके लिए क्या हिकमत में इलाज है। तो इस पर बात करने के लिए हाफिज़ फरहान हनीफ हकीम साहब ने आज हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। हकीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, आज हमने ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करनी है। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। सबसे पहले बीपी जो हाई रहता है उसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनका बीपी इतना हाई रहता है। और वो कभी अगर चेक करा लिया उन्होंने या किसी ने सजेस्ट कर दिया, जी आपकी तो तबीयत इतनी बिगड़ी, आप बीपी चेक कर लें, तो तब हमें पता चलता है वो हम तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसे खामोश कातिल कहा गया है, साइलेंट किलर। ठीक है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें सबसे पहले तो इसके असबाब पे बात कर लेते हैं। इसका सबब क्या बनता है? बाज़ औक़ात हम ब्लड प्रेशर की टैबलेट कर देते हैं, ये हल नहीं है। जी। कोई भी ऐसी मेडिसिन या कोई भी ऐसी ग़ज़ा
वो एलोपैथिक मेडिसिन हो, हर्बल मेडिसिन हो या होम्योपैथिक मेडिसिन हो, कोई भी लगातार दवाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कुछ अरसे बाद उसके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। जैसे हम मिसाल लें, वो तो दवाई है, लेकिन एक गज़ा, अब मटन है कितना ज़बरदस्त ताकतवर होता है, लेकिन अगर इसे मुसलसल खाया जाए तो 1 महीने के बाद आंतों में इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा और आपको पेचिश लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मकसद कहने का कि गज़ा भी लगातार खाई जाए तो इतना साइड इफेक्ट है उसका। इसलिए ब्लड प्रेशर जो है, इसका काज जो है, इसका सबब क्या है, ठीक है, चेक करें पहले। आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आपको तबखीर मैदा गैस का प्रॉब्लम है, या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, या आपका लिवर फैटी है, आखिर किस जगह पे मसला है, तो आप उस सबब को दूर करें। ठीक है, जब वो सबब दूर हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, तो वो इलाज नहीं कर पाते, वो सिर्फ टैबलेट एक खाते रहते हैं। और ये टैबलेट नुकसान क्या करती है, अगर आप मुसलसल ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं तो ये आपके किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं, किडनी आपकी। और कभी भी आप देखें, जो किडनी फेलियर का आपके पास पेशेंट आएगा जिसका क्रिएटिनाइन और यूरिया बड़ा होगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी अगर लगातार ब्लड प्रेशर आपका रह रहा है ऊपर, तो आपको चाहिए कि RFT टेस्ट जरूर करवाएं और उसके बाद लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि इससे फौरी तौर पे पता चल जाए। चलिए बता दें अब इसको कंट्रोल कैसे करना है अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो। अच्छा, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए बड़ा कमाल का इतना जबरदस्त नुस्खा है। ये नुस्खा अगर वो 15-20 दिन या 1 महीने इस्तेमाल कर लें तो उसके बाद ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल पे रहेगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो भी आप जिससे भी इलाज करवा रहे हैं, आप उन्हें जाके बताएं या रिपोर्ट चेक करवाएं किस वजह से है। ठीक है, उसमें जब मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं पहले क्या करता हूँ, रिपोर्ट करवाता हूँ या उसकी पल्स चेक करके बताता हूँ आपको ये मसला है, तो फिर दवाई देते हैं। उसमें ये असरोल छोटी चंदन बड़ी ज़बरदस्त, ये दिमागी कमजोरी के लिए भी बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ा बेहतरीन इसका काम क्या है, ब्लड प्रेशर के लिए कमाल का नुस्खा है। अकेली छोटी चंदन लेके इसका पाउडर करके कैप्सूल दे दिया जाए, छोटा 500 mg का, तो ये भी काफ़ी है। लेकिन अगर इसका हम कम्बिनेशन ऐसे बनाएं कि 50 ग्राम छोटी चंदन ले लें और उसके बाद ये मेथी दाना है, 50 ग्राम मेथी दाना ले लें और उसके बाद 50 ग्राम सब्ज़ इलायची ये ले लें और उसके बाद धनिया खुश्क कशनीज ये भी 50 ग्राम ले लें। उसके बाद फिलफिल स्याह ये भी 50 ग्राम ले लें। इन सारी चीज़ों का फाइन पाउडर करके तो इसका 500 mg कैप्सूल भर के सुबह शाम एक कैप्सूल खाना खाने से 1 घंटा पहले ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर ये कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती की वजह से है या लिवर फैटी की वजह से फिर हम उसमें इस्तेमाल करेंगे, फिर उसमें हम लेंगे काली मिर्च 10 ग्राम, काली मिर्च, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज सूंड लेंगे 40 ग्राम, ठीक है। उसके बाद सना मक्की के पत्ते लेंगे 80 ग्राम, सही है। उसके बाद नुशादर ठीकरी लेंगे ये भी 30 ग्राम। ये सारी चीज़ों का पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल भर के तो ये इस्तेमाल करवाएंगे। इससे लिवर फैटी जो है अपनी जगह पे वापस आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और साथ ही साथ क्या होगा, जब लिवर आपका कंट्रोल में आता है तो उसके खून की फरावानी तेज हो जाती है, क्योंकि जब खून आपका सही तरीके से सर्कुलेट नहीं कर रहा होता तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अच्छा, बीपी लो वालों के लिए भी तो थोड़ा सा बता देना कि उनका भी जो इनका लो रहता है, खासतौर पर खवातीन को कहा जाता है आपका जो बीपी लो रहता है। अच्छा, इसमें ना होता ये है, एक तो भाई ने पहले एक सवाल किया था कि हर टाइम डिप्रेशन में हर बंदा दूसरे के साथ लड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो मोबाइल, इसका कसरत से इस्तेमाल इंसान को तबाह कर रहा है। इंसान बाजू का अपने बच्चे देखे माँ बाप के साथ लड़ पड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे मेरे पास पहुंच जाए पेशेंट इस चीज का आ रहा है। दूसरा नींद का पूरा ना होना भी। तीसरा डिप्रेशन परेशानी, फाइनेंशियली परेशानी। अब इन सारी चीजों के बाद साथ जो मिल जाता है ना वो है गैस का इशू। जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है ना, इसमें इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जिद, छोटी छोटी बात पे लड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर स्टूल सही पास हो रहा है तो मैं समझता हूँ ना गुर्दे खराब होंगे ना इंसान परेशानी में आएगा। स्टूल, मेरे पास जो भी ऐसे पेशेंट आते हैं ना इनको गुस्सा बहुत आता है, हर बात पे लड़ते हैं, स्टमक का इलाज करते हैं। उसके लिए सिर्फ आपके घर में ये आसान चीजें हैं, रोगने बादाम और कैस्टर ऑयल। अच्छा। इनमें से कोई भी चीज हो, दोनों में से, ठीक है, वो 1 कप गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच इसका डालें, थोड़ा सा शहद या गुड़ डाल लें, तो ये सिप ले लेके खाने के 2 घंटे बाद रात को या सुबह निहार पिए।
इससे स्टूल सही पास होगा तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल पे रहेगा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। अब आपने सवाल किया था ब्लड प्रेशर लो वालों के लिए। अब लो में सबसे ज्यादा औरतों को मसाइल होते हैं, एक तो अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखती। मेरे पास जितना लेडीज पेशेंट आता है ना ब्लड प्रेशर लो के साथ, अक्सर औकात वो सुबह का नाश्ता नहीं करती। जो मेरी बेटियां बहनें जो कॉलेज में जाती हैं, स्कूल में सुबह नाश्ता नहीं करके जाती हैं, अब 10-11 बजे फिर फोन आता है जी आपकी बेटी उससे ना वो बेहोश हो गई। वजह क्या बनती है, खाया ही कुछ नहीं था। इसलिए इनको नाश्ता जरूर करवा के भेजें। उसके बाद अब इनके डाइट का ख्याल रखें। डाइट में क्या खाना चाहिए, तो खजूर घर में लाजमी होनी चाहिए, इंजीर लाजमी होनी चाहिए, 2 चीजें बड़ी बेहतरीन है। और जिसका ब्लड प्रेशर लो रहता है उसके लिए मटन बहुत अच्छा है, फिश बहुत अच्छी है, लौंग और दालचीनी का कहवा बना के इस्तेमाल किया जाए बड़ा अच्छा है। लेकिन एक चटनी बड़ी मजेदार सी बताता हूँ, ये ब्लड प्रेशर लो के लिए भी बड़ी अच्छी है और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बड़ी अच्छी है और खून की रवानी को तेज करती है और ये खाते ही फौरन ब्लड प्रेशर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, हम लहसुन लेंगे देसी, ठीक है, ये 50 ग्राम ले लें। उसके बाद अदरक, ये भी इसका छील के इसी तरह धो के डालना है, ये भी 50 ग्राम। पुदीना भी तकरीबन इतना ही ले लें, 50 ग्राम ही। और धनिया बिल्कुल थोड़ा सा 10 ग्राम धनिया लें, ठीक है। उसके बाद इसमें अनार अगर ताजे आ रहे हो तो वो डालें, जब ताजे ना आ रहे हो तो फिर अनार दाना डालें, ठीक है। अब ये सारी चीजें इसको कूट लें और इसमें 5 से 7 काली मिर्च डाल लें। काली मिर्च डालनी, ठीक है। ये डाल के अब आपकी ये ना चटनी तैयार हो गई है। अब 1 चम्मच ना दोपहर को खाने के साथ आप खा लें, यकीन करें ब्लड प्रेशर जो है वो पूरा रहेगा। सही है। अपनी यहाँ ब्लड प्रेशर जो लो वाला पेशेंट वो अपनी खुराक का ध्यान करे। दूसरा ऐसा होता है कि बाजू का कोई गम, कोई टेंशन आ गया, वजह से भी लो होना शुरू हो जाता है। किसी का पता चला फलां स्ट्रेस हो गया ना, या किसी कारोबार में नुकसान हो गया, तो ऐसा बंदा जो है मुरब्बा आमला सुबह के नाश्ते में जरूर खाइए, दिल को मजबूत करता है। और जिसका दिल मजबूत है उसकी पूरी बॉडी मजबूत है। अगर दिल कमजोर हो गया, ये कुरान कहता है जब दिल कमजोर हो गया तो इंसान बीमार, जब जिसका दिल बीमार है वो पूरा का पूरा बीमार है। सही है। और दूसरा जैसे आपने कहा कि बीपी लो वालों को अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, बीपी हाई वालों को भी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। असल में अब बीपी हाई वाले ओवर चले जाते हैं, खाना शुरू कर देते हैं ना, ओवर ईटिंग करते हैं ना, और जो लो वाले हैं वो बेचारे खाते ही नहीं है। तो ये एतदाल पे देखे ना, कुरान ने इतना जबरदस्त यहाँ पे बनाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन हद से तजावज ना करो। आज ज्यादा दुनिया ज्यादा खाने की वजह से बीमार है। बेशक ऐसे इतदाल में अगर बैलेंस डाइट आप लेंगे, कोई भी चीज़ अगर बैलेंस रहकर करेंगे तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी बल्कि उसका फ़ायदा ही होगा। तो हमारे साथ जो है ना हाफिज़ फरहान हनीफ साहब मौजूद थे और हम ब्लड प्रेशर के हवाले से बात कर रहे थे कि हिकमत में इसका इलाज क्या है। हनीफ साहब बहुत शुक्रिया कि आप आए और इस पर बात की। और जनाब, हमारे नौजवान मुल्क का एक कीमती सरमाया है और वो किसी ने बिल्कुल सच कहा था कि औलाद को जवान करने में वालिदैन की हड्डियां बूढ़ी हो जाती हैं और ये नौजवान हमारे मुल्क का वो पावर हाउस हैं जिनकी बना पर हम दुनिया में एक मुनफरिद हैसियत रखते हैं और उनका सेहतमंद होना हमारी फैमिली सिस्टम से लेकर मुल्क के मुआशी सिस्टम तक के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मगर जहाँ दुनिया भर में नौजवान नस्ल मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रही है, वहीं अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पर भी हमारे जो यंगस्टर्स हैं इस ख़तरे से दो चार हैं। दूसरा, हमें नाश्ता किस तरह का करना चाहिए, हमें लंच डिनर में क्या खाना चाहिए, ये सब जानने की आज हमने कोशिश करनी है। और इस पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ रहमान अब्बास मौजूद है। रहमान अब्बास को आप जानते ही हैं, फिटनेस एक्सपर्ट ही हैं और साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान बॉडी बिल्डर फेडरेशन के। तो उनसे बात करते हैं। आज वो आपको कोई एक्सरसाइज नहीं सिखाएंगे, आज वो सिर्फ आपको बताएंगे बहुत सी टेक्निकल चीज़ें हैं। रहमान, आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? यस, आज डिफरेंट वे से एक डिफरेंट जो है ना आइडिया और जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, बड़ा अच्छा जो सेकंड बात आपने की, बहुत अच्छी बात की और मैंने इसके बारे में काफ़ी स्टडी भी किया कि क्या रीज़न बनती है। नहीं तो ये वाकई मतलब हमारे लिए भी बड़ा हैरान कुन होता है कि हमें ये लगता है कि अगर हम लोग जिम जाएंगे या हम अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो शायद हम इस तरह के ख़ास तौर पर बीमारियों से या हाई रिस्क से बचे रहेंगे। लेकिन अब जैसे इनकी वो आपकी शायद नज़रों से भी वो वीडियो गुजरी हो तो वो बड़ी हैरान कुन थी हमारे लिए भी। देखें जी, हमारे पंजाब के वो पर्सन थे वरिंदर पाजी, रियली उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। प्रोफेशनली भी प्रो लेवल पे थे और सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट मीडिया सभी में ये काम कर रहे थे। देखिए, हम बॉडी बिल्डर, क्योंकि मैं भी आ गया, हम बॉडी बिल्डर, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है
तो इसमें मैं सोशल मीडिया, मैंने काफ़ी इनके वीलॉग्स भी देखे, काफ़ी कंटेंट भी इनका काफ़ी लोगों ने देखा, कोई इधर से उठा के कर रहा। रियलिटी जब तक सामने ना आए, आप बिला वजह अपने कंटेंट जो व्यूज़ बनाने के लिए उसको रेज ना करें। सही है। देखिए कोई यूट्यूबर है, कोई इशू हो गया है, उस पर्सन की डेथ हो गई है, तो आपने उसके सारे रियलिटी जानने से पहले, उसकी फैमिली से मिलने से पहले, आपने जल्दी उस चीज़ को बस जी अपनी व्यूज़ लेने के लिए जी ये जी फेमस बॉडी बिल्डर थे और उनका बैकग्राउंड आप जानते नहीं। देखिए 42 ईयर्स उनका जो कैरियर है और फिटनेस से फर्स्ट डे से एक पर्सन अपना इतना ख्याल रख रहा है और वेजिटेरियन है और प्रोफेशनली इंटरनेशनली भी फाइट किया। अगर एज अ प्रोफेशनल मैं करूं तो रियली रिस्पेक्ट हिम कि इतना प्रो लेवल पे, मतलब गुरु लेवल पे वो चले गए। तो क्या वो लगता है कि कोई ऐसी मिस्टेक वो प्रोफेशनली करेगा? ये बॉडी बिल्डिंग को ना डिफेम करने वाली भी सिचुएशन है। एक देखिए नॉर्मल पर्सन, अननोन पर्सन, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि मेरे जानने वाले ही थे, तो उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ और उस लड़की की एज थी 19। तो उसको क्यों मतलब नहीं देखा गया? बस पेरेंट ने बताया कि जी कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो रीजन बाकी। एक तो ये है कि बॉडी बिल्डिंग को डिफेम ना करें, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बताते हैं कि ये एक मेडिटेशन है बहुत सी बीमारियों से दूर करने के लिए। अब उस केस को स्टडी किया, क्या सिचुएशन बनी। अब वो पर्सन गए अपने लेफ्ट साइड शोल्डर का ट्रीटमेंट करवाना। लास्ट इनका वीलॉग था स्कैनिंग मशीन से गुजरने का कि जी अब मेरा नेक्स्ट है तो मैं रात को आ जाऊंगा। एनेस्थीसिया दैट पर्सन, देखें वो पर्सन 42 इयर्स अपना ख्याल रखता रहा, फिर उसके बाद डॉक्टर्स के पास गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। मैं पर्सनली जितना केस स्टडी किया है, मैं सिर्फ क्योंकि जाहिर बात है हम ये केस काफी जो है ना ऊपर आया हुआ है और काफी इशू भी है बहुत ज्यादा। तो लेफ्ट साइड है एनेस्थीसिया। अगर हम दांत पे कुछ निकलवाना हो तो लगता है तो गले तक उसका असर रहता है। तो अगर लेफ्ट शोल्डर पे है तो दिल तो पास हुआ। अब वो पर्सन, मैंने उसका व्लॉग देखे, सारा कुछ देखा, स्कैन हो रहा है, अब उसने जाना है ट्रीटमेंट के लिए, इंजरी हुई है जी, वो छोटा सा एक ट्रीटमेंट है तो वो करके मैं वापस आ जाऊंगा। तो सडनली वी हैव सीन कि उसकी डेथ हो गई, कार्डियक अरेस्ट हुआ। अब डॉक्टर्स की भी मैंने सुनी, फैमिलीज की भी मैंने सुनी सारी बात। वो पर्सन परफेक्ट है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, और कह सकते हैं आम बॉडी बिल्डर में उसको काउंट नहीं करूंगा। वो पर्सन घर के काम भी करता है, उसके अलावा उन्होंने गायें भैंसें भी रखी हुई हैं, तो उसका भी सारा कुछ करना। तो एक पर्सन अपने आप को इतना एक्टिवेट रखता है, तो कैसी रीजन बन जाती है? कार्डियक अरेस्ट एक डिफरेंट इशू है। अगर इसको आप बॉडी बिल्डिंग के साथ लेते हैं, कोई डिफरेंट, वो एक डिफरेंट है। इसी वजह से आज हमने ये किया है ना, पूरा डिजाइन किया है कि पता चल सके कि वजह क्या है। और खासतौर पर जैसे क्यों टारगेट, नहीं बॉडी बिल्डर को नहीं हम टारगेट करें, हम ये टारगेट कर रहे हैं कि जो यंगस्टर्स में खास तौर पर 42 कोई एज नहीं है या 50 भी एज नहीं है। जैसे आपने बताया कि 19 इयर्स की लड़की जो है उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो बच्चे थी ना, वो ऊपर नहीं आया सीन। ऐसे ही है ना, कुछ प्रोफाइल जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, वो सामने आ जाते हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हमारे सामने नहीं आते हैं। हमारे साथ एक और गेस्ट है, हाशिम अली खान साहब हैं। डॉक्टर साहब से बात करते हैं, फूड एक्सपर्ट हैं और कि ये जो आजकल फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, तो उनसे बात करते हैं जो नौजवानों में इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और हार्ट अटैक और ये प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, देन हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा होता जा रहा है, क्या वजह है? इन्होंने क्या एनालाइज किया? डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? शुक्र। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसके एस्पेक्ट्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आजकल जो हमारा सोशियो स्टाइल है ना, वो हमें डैमेज कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने सबसे ज़्यादा खिलवाड़ का एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं जो हम अपनी बॉडी के साथ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम जब कोई भी स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज का, हम चाहते हैं कि हम किसी तरह भी ना फ़ौरन से पहले एक शेप दे दें। उस शेप के लिए वी आर लीस्ट कंसर्न कि हम खा क्या रहे हैं, हम पी क्या रहे हैं और हमें रिक्वायर्ड क्या। हालांकि जितने भी सिंथेटिक अवेलेबल हैं विटामिन्स, मोस्टली प्रोटीन्स और ये जो चाहिए होती हैं, आप ये देखें कि ये मसल्स को डेवलप कर रही है। और इतनी स्टीरॉइड की आपने बात की,
स्टीरॉइड्स को हमने इतना बड़ा इशू बना दिया है ना कि स्टीरॉइड्स आर आल्सो अवेलेबल इन द बॉडी, नेचुरल, यस, नेचुरल है हमारी बॉडी में। स्टीरॉइड्स आर द मिरेकल्स। ओके, स्टीरॉइड के बगैर हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है, लेकिन हमने किया मिसयूज। वही हम किधर जा रहे हैं, मिसयूज, किधर जा रहे हैं, मिसयूज की तरफ। हम पढ़ते ही नहीं, हम इतने ज़्यादा वो इम्प्रेशन और वो स्टाइल और ये उसमें अपने आप को डैमेज किए जा रहे हैं। ठीक है, अब जहाँ तक है बॉडी को अपना रूटीन में एक्सरसाइज में लाने की, उसको एक नेचुरोपैथी की तरफ लेके जाना। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बॉडी हम लोग नेचर हैं, हम इसमें कोई भी सिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं ना, दैट इज़ हार्मफुल। आप प्रोटीन्स ले रहे हैं जो सिंथेटिक हैं, वो आपको इमीडिएट बेनिफिट तो देंगी, लेकिन डू यू थिंक कि ये आपके एडवर्स इफेक्ट कितने कर रहे हैं? व्हाई नॉट टूवर्ड्स द नेचर? ठीक है, प्रोटीन्स में आप बेतहाशा आपके पास ऑप्शन है, अल्लाह ने दी हुई है। मीट लें, आप एग्स लें, और आपके साथ इतने ज़्यादा नट्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम दूध पिएं, हम जाते ही नहीं उधर, जाते ही नहीं उस साइड पे। हमें तो ये हो गया कि हम फैंसी डाइट के ऊपर जा रहे होते हैं। हाँ जी, और ये जो स्टीरॉइड है ना, इसको लोगों ने बड़ा डैमेज किया। ठीक है, स्टीरॉइड्स की बेसिक जो मोड ऑफ एक्शन है ना, इसके 3 मेडिकल साइंस में इसके मोड ऑफ एक्शन। ओके, एक तो ये लाइसोसोमल जो मेम्ब्रेन है ना, जिसको आप सेल कहते हैं मसल्स का, जी जी, उसको ये मेंटेन करता है। ओके, सेकंड वन जो आपकी माइक्रो सर्कुलेशन है बॉडी की, ब्लड की, ये उसको एनहेंस करता है। ओके, ठीक है, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं बॉडी बिल्डिंग में जो बेसिक्स हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे नौजवानों के लिए खास तौर पर कि किस तरह की हेल्दी डाइट ले सकते हैं और कौन कौन सी हैं ताकि वो बीमारियों से, इन बीमारियों से बचा जा सके? देखें, अभी जो बात हो रही है विटामिन डी, विटामिन सी, जी जी, प्रोटीन्स हैं जी, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड हर चीज़ अगर कोई सीखना चाहे तो किस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल, अगर हम इतने क्रेजी हो गए हैं कि हमें चीज़ें, एवरीथिंग इज अवेलेबल, यू कम टू अस, वी आर सिटिंग ओवर देयर, हैं, हेल्थ नॉक्स मेडिकल सेंटर पे आप आए, हम आपको गाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, सही है, अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर आमिर साहब। ठीक है, बात ये कि वी आर गाइडिंग पीपल। हम चाहते हैं कि हमें कोई लस्ट नहीं, हम चाहते हैं कि हम आपको बताएं नेचर डाइट क्या है। ठीक है, नेचर उस पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और दूसरा ये जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात की जो मैंने नोट किया, अब चल रहा है विटामिन डी, उसके ओरल भी अवेलेबल हैं और उसके इंजेक्टेबल भी अवेलेबल हैं पानी में। आप ये ज़रूर हमें बताना चाहिए कि ये जो विटामिन डी के इंजेक्शंस और ओरल अवेलेबल है, ये कोई विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं करता बॉडी में। ये क्या करता है, जो आपकी एग्जिस्टिंग विटामिन डी अवेलेबल है, लाइक के आपके ये क्या करेगा, जहाँ डेफिसिट होगी ना, वहाँ पे ये के वहाँ पहुँचा देगा। आप कुछ अरसे के बाद और ज़्यादा हाइपो अपना साइड पे चले जाएंगे। तो हम हमारे पास किसी दौर में हमारे पास इतनी आला आला हर्ब है, क्या बोला, मखाने, मतलब हाँ, मखाने बहुत अच्छे हैं आपकी हड्डियों के लिए। सही है कि मतलब आप नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएं, आपके तमाम तर प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएंगे। तो हमने भी यही कोशिश की है कि आज वो चीज़ें आप तक पहुंचाई जा सके। डॉक्टर हाशिम अली खान हमारे साथ मौजूद है, रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच आप दोनों का। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आलमी बैंक की हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो खदशात ज़ाहिर किए गए हैं वो ना सिर्फ इक्तसादी पॉलिसी साजों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, बल्कि आम आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर भी बराह रास्त असरअंदाज होगी। जबकि महंगाई की बुलंद शरह आवाम की मुश्किलात में इजाफे का सबब भी बनेगी। अब आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 में हकीकी GDP ग्रोथ जो है वो 2.6% रहने का इम्कान है और महंगाई जो है वो 7.2% तक तजावुज़ कर सकती है। इसके बरक्स देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से जो मईशत की बेहतरी और महंगाई में कमी के दावे किए गए हैं वो सब हवा हो चुके हैं। मतलब आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जो मईशत है वो मज़ीद कमज़ोर होने का इम्कान है इस रिपोर्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो, और महंगाई का ग्राफ मज़ीद ऊपर जाएगा। जबकि दूसरी जानिब
हुकूमत दावे ये कर रही है कि जो मुल्की मईशत है वो तो बेहतर पोजीशन में है, मगर एक आम आदमी और जो ताजर बरादरी है जिनको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो बेहतर पोजीशन में नहीं है। अब इनको हुकूमती पॉलिसीज़ पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर हमने बात करनी है, और इसके अलावा पाकिस्तानी मईशत को जो चैलेंजेस और मसाइल इस वक्त दरपेश हैं इनका हल क्या है और जिसके ऊपर फ़ौरी हमें काम करना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं फ़हीमुर रहमान सहगल साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। फ़हीम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, और आपका शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। फ़हीम साहब, जो महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है और ख़ासतौर पर जो आलमी बैंक की हालिया रिपोर्ट हमारे सामने आई है, एक तरफ रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है और जीडीपी ग्रोथ है वो कम होता जा रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हमारी हुकूमत की पॉलिसीज़ देखी जाएँ या हुकूमत के मामलात देखे जाएँ, फ़ैसले देखे जाएँ या कॉन्फ्रेंसेस देखे जाएँ, ऐलानात देखे जाएँ, वो तो कहते हैं जी हम तो बेहतर पोजीशन में, हमारी मईशत पहले से बेहतर पोजीशन में। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? एक्चुअली ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ना, हाँ। इसमें हम चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये जो फिगर्स है ना जी, इसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। 2+2 4 ही होगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल ट्रू। तो इसको आप को एलेबोरेट करना या चीज़ों को चेंज करना कोई इतना आसान नहीं है। जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त एक तो जो हमारी ओवरऑल जो मईशत के हालात हैं, प्लस ये जो पोस्ट फ्लड जो इस वक्त सिचुएशन है ना, आज ही मैं पढ़ रहा था कि तकरीबन 850 अरब रुपए का नुकसान हुआ है हमें, हाँ जी। और हमारी क्रॉप्स ज़ाया हुई हैं, और जाहिर है वो जो क्रॉप्स हमारी तैयार थी वो फिर मार्केट में आके बिकनी थी। जब वो मार्केट में बिकती है ना, तो वो जो हमारे किसान हैं वो अपनी फिर स्पेंडिंग करते हैं, उसकी जो अर्निंग से या वो जो उनके पास कैश फ्लो आता है तो वो आके मार्केट में स्पेंडिंग करते हैं। तो ज़ाहिर है वो सिलसिला भी रुक गया। तो वो जो हमारे यहाँ जो बिज़नेस के कुछ हालात हैं वो इस वजह से भी जो है ना हो गए। तो ये ओवरऑल जो सिचुएशन है, हमारे पेट्रोल के प्राइसेस आप बढ़ा रहे हैं और आलमी मार्केट में जो भी आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, हमारा इंटरेस्ट रेट है, ये इस लेवल पे चला गया है कि हम जो है ना बिजनेस, हमारी इंडस्ट्री वाइबल नहीं है। तो जब इंडस्ट्री आपकी वाइबल नहीं होगी तो आप बिजनेस एक्टिविटीज़ कैसे, जॉब क्रिएशन नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें लोग कितने ज़्यादा बेरोज़गार हैं, पाकिस्तान में वो लोग रहते हैं ना, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये हुकूमत कहती है जी हमारी तो मईशत बेहतर पोजीशन में है। तो कितनी इंडस्ट्रीज़ लगी हैं अगर ये हमारी हुकूमत कह रही है कि बेहतर पोजीशन में हमारी मईशत है? हमने तो सुना है कि इंडस्ट्रीज़ तो ख़त्म होती जा रही हैं, बल्कि कम होती जा रही हैं, बंद होती जा रही हैं। तो कितनी ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगी हैं जिनकी वजह से ये कह रहे हैं कि हम बेहतर पोजीशन पर हैं? देखें जी, आप लगने की बात तो मेरे ख्याल में वैसे ही इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप वो छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। PNG यहाँ से चला गया। आपके एक बहुत बड़ा हमारा लोकल टेक्सटाइल का बहुत बड़ा नाम था, उसने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। तो नई लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी नहीं लग रही। ऑन दी अदर हैंड आपके यहाँ कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कि आप, कोई भी मुल्क तरक्की करता है ना, आप अपने फॉरेस्टर्न कंट्रीज़ को देख लें, उन्होंने अगर तरक्की की है तो वो आपकी SME सेक्टर को मजबूत करके की, जबकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ आप पूरे पाकिस्तान में देख लें कि कोई डिक्लेयर जोन जो है ना इंडस्ट्री का SMEs के लिए नहीं है। तो एटलीस्ट मैं ये गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि जब तक आप SMEs को प्रमोट नहीं करेंगे, जोन ऐसे नहीं बनाएंगे जहाँ पे 2 कनाल से लेकर 4 कनाल के वहाँ प्लाट दें, ताकि और उनको फिर फंडिंग करें। आप जैसे ये BISP प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आप घर बैठे लोगों को पैसे दे रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके बरक्स अगर आप उनको यूटिलाइज करें, आप उनको स्किल दें, उनकी स्किल डेवलपमेंट करके आपको उनको छोटी छोटी काटेज इंडस्ट्री में यूटिलाइज करें। क्योंकि हम जो है ना बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, वी आर पॉपुलेशन और अराउंड 240 मिलियन पीपल। तो इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, हम इम्पोज बेस्ड कंट्री हैं, लोगों की दुनिया की नज़रें हमारे पर हैं। वो अब तो कुछ ज़्यादा ही नज़रें हैं हमारे ऊपर। बिल्कुल अब मामलात ऐसे होते जा रहे हैं ना, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो एक इमेज था ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई के वाक़े के बाद तो अल्लाह का शुक्र है कि हम भी दुनिया में सर उठा के चलने के काबिल हो गए।
बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर ताजर बरादरी की बात की जाए, बिकॉज आप ताजर बरादरी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, आप लोगों के पास आते भी हैं, बैठते भी हैं, मुशावरत भी होती है ख़ास तौर पर, तो ताजर बरादरी को हुकूमती पॉलिसीज़ पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखें जी, कल की बात है, हमारे यहाँ एक डेलीगेशन आया हुआ था वियतनाम से। ओके। छोटा सा मुल्क है, 100 मिलियन की पॉपुलेशन है, और उनकी जो एक्सपोर्ट है दे आर टचिंग अराउंड 400 बिलियन $। तो क्या चीज़, हमने उनसे एक सवाल किया कि आपके पास क्या ऐसी चीज़ है, उन्होंने कहा जी हमारे पास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ओके। वन उनके पास गिदड़ सिंगी ये है। वन विंडो ऑपरेशन है। तो हमारे यहाँ आप अगर आज इंडस्ट्री लगाने चलेंगे तो आपको कदम पे जो है ना मुश्किलात का सामना करना बकोल, वो कहते हैं ना कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो ये कदम पे बजाय, देखें गवर्नमेंट का काम होता है, इंस्टीट्यूशंस का जो काम होता है वो लोगों को सहूलत मुहैया करना होता है। ठीक है। तो स्टेट को बजाय ये जो हमारे जो इदारे हैं बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, वो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ उनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो बजाय उनको प्रमोट करें उनकी राह, हमारे बिजनेसमैन की राह में हर्डल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो देखें एक बिजनेसमैन को जो चाहिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। ओके। आप थोड़ा सा उनको वो माहौल मुहैया करें, और फिर उनकी एफिशिएंसी आप फिर उनसे आप तकाजा कर सकते हैं कि आप बताएं आपने मुल्क की मेंशन में क्या हिस्सा डाला है। तो मेरा ये मानना है कि पोटेंशियल मौजूद है। ठीक है। उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है, कैसे करना है ये स्टेट देखें। मैं ये देखता हूँ कि हमारे मुल्क में ना इंडिविजुअल्स ने बहुत तरक्की की है, सो एज अ नेशन जो है वो हम तरक्की नहीं कर सकी। उसकी वजह यही है कि हमें वो माहौल नहीं मुहैया किया गया कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके compete कर सकें। लेकिन ये जैसे ये रिपोर्ट के हवाले से मैं बात कर रही थी, तो अब इसमें भी है कि महंगाई मज़ीद बढ़ेगी आने वाले सालों में भी। आपको क्या लगता है कितना इजाफा हो सकता है? अभी भी माशाल्लाह इतनी महंगाई है, और अब भी आगे कितना इजाफा हो सकता है? देखें, एक तो इस सारी सिचुएशन को हमारी जो नई फिगर है ना, हम 45% से ज़ायद हमारी पॉपुलेशन पॉवर्टी लेवल से नीचे चली गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मज़ीद देखें, आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती, जो जॉब क्रिएशन होती है, जब जॉब क्रिएशन होती है तो अर्निंग होती है। तो आपके यहाँ इंडस्ट्री बजाय लगने के कम होती जा रही, ख़त्म होती जा रही है। दुबई लोग शिफ्ट कर रहे हैं, अपना कैपिटल भी ड्रेन हो रहा है। पहले हम कहते थे सिर्फ ब्रेन ड्रेन हो रहा है जी, अब तो कैपिटल ड्रेन हो रहा है। अगर आप देखें तो सिर्फ जो लास्ट ईयर 2-3 साल पहले की फिगर है, एज ऑफ टुडे क्या है, मेरे ख्याल में डेफिनेटली ज़्यादा होगी। $12 बिलियन US डॉलर पाकिस्तानियों के वहाँ पड़े। और आपको पता होगा कि हम सिर्फ 3-4 अरब डॉलर के लिए जो IMF से कर्ज लेते हैं, हाँ, और फिर उस पर क्या सैंक्शंस लगती हैं, उसका अंदाज़ा। और उसकी वजह से फिर ये इन्फ्लेशन, जो आप जिस इन्फ्लेशन का जिक्र कर रहे हैं, वो पॉलिसी जो हम पे इम्पोज करते हैं, उस पॉलिसीज़ की वजह से है। अगर हम खुद मुख्तार होते, अपनी पॉलिसीज हो सकते हैं। वैसे फ़हीम साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान खुद मुख्तार हो सकता है? उसको IMF की आने वाले दिनों में, अगर ये आने वाले सालों में आपको लगता है कि IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर पॉलिसीज़ बेहतर हो जाए? देखें, हम बचपन में एक फ्रेज़ पढ़ा करते थे, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। बहुत सारे रास्ते हैं। अच्छा। हमारे मुल्क में जो है ना तरक्की करने के ना, यकीन करें, मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि थोड़ा सा यानी स्पेस दे दें, फिर उड़ान देखें इस मुल्क की। और उड़ान पाकिस्तान तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन भी है। तो मेरे ख्याल में उसके लिए आपको वो फ़िज़ा थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेगी, ताकि जिस फ़िज़ा में खुले परों के साथ हम उड़ सके। फ़िज़ा भी और माहौल को भी बेहतर करना पड़ेगा, जहाँ पर हर किसी की एसेसिबिलिटी हो कि आप तक आके वो चीज़ें पहुँचाई जा सकें। हमारे मुल्क में जैसे देखें, एक जो पॉजिटिव बातें हैं, हमारा एक बहुत बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर का है। उस हवाले से भी हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सी सीरियस हैं। हाँ, वो तो है, हमारी फोर्सेस बेहतरी की तरफ जा रही है। इवन कि हमारी फोर्सेस हैं, उन्होंने भी एक फ़ैसला कर लिया कि अब किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सो दे आर वेरी सीरियस। चले, शायद इसमें भी सीरियसनेस आने वाले दिनों में हमें जो है ना, ये आने वाले सालों में हमें नज़र आ जाए, और हमारी मेशर जो है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ चली जाए, और जो उसका इम्पैक्ट है एक आम आदमी पर भी हमें वो नज़र आए, हमें ताजा बरादरी पर भी हमें नज़र आए, वो भी हमें खुशहाल जीते हुए अपनी ज़िंदगी नज़र आए। तभी पता चलेगा कि आपकी जो मैशत है वो बेहतरीन पोजीशन की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है। फ़हीमुर रहमान सेगल साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स।
फार्मर्स के। फ़हीम साहब, थैंक यू सो मच Thank you. कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन का मकसद दुनिया भर में गुर्बत, अफलास और समाजी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ शऊर बेदार करना है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया चंद बरसों से पाकिस्तान में गुर्बत में मज़ीद इजाफ़ा देखने को मिला और पाकिस्तान की 25% आबादी गुर्बत का शिकार है, जबकि इससे पहले पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 24 और इससे पहले 18% थी। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है जहाँ लाखों लोग रोज़ाना की बुनियाद पर गुर्बत, भूख और अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसकी कमी का उन्हें सामना करना पड़ता है। और ये एक ऐसा पेचीदा मसला है जो सिर्फ किसी एक पॉलिसी से ख़त्म नहीं हो सकता। इसके ख़ात्मे के लिए हुकूमत को, इदारों को, सिविल सोसाइटी को और आवाम को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो आज के सेगमेंट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब पाकिस्तान में गुर्बत में जो इजाफ़ा होता जा रहा है इसकी वजह क्या है और उस हवाले से जो हमारे मुख्तलिफ महकमे हैं वो क्या काम कर रहे हैं और वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस पर अभी बात कर लेते हैं और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। प्रोफेसर ऑफ इकनॉमिक्स हैं और फॉर्मर डीन है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस के। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आज दुनिया भर में गुर्बत के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स भी हमारे सामने हैं, ग्राफ हमारे सामने। आपसे पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि मईशत में बेहतरी जाती जा रही है, आती है, लेकिन जो आम शख्स है वो तो गुर्बत की लकीर से नीचे जाता जा रहा है, वो तो ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है और इसमें मज़ीद इजाफा होना है आने वाले दिनों में, आलमी बैंक की रिपोर्ट जो है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसी पॉलिसीज़ हमारी होनी चाहिए या ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है? मैडम साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आज सुबह न्यूज़पेपर देख रहा था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज पावर्टी के बारे में बहुत कुछ लिखा जाएगा। इवन मैंने डॉन का मेन पेज देखा है, सिटी पेज मैंने देखा है, जंग का मैंने देखा है। तो जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है कि हम इस पावर्टी जो साइकिल है इससे हम निकलें, या फिर उन लोगों को लगता है या बड़े बड़े लोगों को लगता है कि पावर्टी है ही नहीं है। अच्छा, उसमें हाँ साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर एक जो कसीर आबादी है उनका ये पावर्टी इशू नहीं है। पावर्टी अगर आप देखें 4 टाइप की, मेन इसकी 4 टाइप्स हैं। एब्सोल्यूट पावर्टी है, रिलेटिव पावर्टी है, सिचुएशनल पावर्टी है और जनरेशनल पावर्टी है। तो अगर देखा जाए कि ये एब्सोल्यूट पावर्टी जो है, जैसे अभी वर्ल्ड बैंक ने डिफ़ाइन किया कि पावर्टी लाइन जो है वो $3 अ डे जी। अब उसमें उन्होंने कैलकुलेट ये किया है कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये $3 की अगर आप देखेंगे तो तकरीबन आपका 800-900 रुपया पर डे बनता है। कि पाकिस्तान के अंदर मोर देन 44% पॉपुलेशन जो है, ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये तो है प्रॉब्लम। अब इसको एड्रेस करने की तो कोशिश की गई है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी है, हमारे कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी हैं, ख़ुव्वत है, वो भी इसको एड्रेस कर रहे हैं। हमारा जो असल मसला है वो है सिचुएशनल पावर्टी। जैसे अभी ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये फ्लडिंग की वजह से हमें अरबों रुपीज़ का जो है वो नुकसान हुआ है। अब हमें ये देखना था कि ये तो होना है जी। लाइक ये एक्सपेक्टेड था कि 17% जो है इस वक्त ज़्यादा रेन होगी और आने वाले सालों में जो है वो 22% ज़्यादा रेन होगी। हाँ जी। हमें ये देखना है कि हमने पिछले 2-3 कलें डेकेड से इसके लिए हमने क्या किया। कुछ भी नहीं किया। ठीक है। अब ये लोग जो हैं जो पावर्टी लाइन से नीचे चल गए हैं तो डेफिनेटली इसमें पावर्टी में इजाफा होना है। वर्ल्ड बैंक तो परेशान है, शायद हम परेशान नहीं हैं, ये हमारी कोई तैयारी नहीं है इसमें। तो ये बाहर के लोग परेशान हैं हमारे लिए और हम इसके लिए परेशान नहीं है कि हमने इसमें से अपने लोगों को, अपनी आवाम को निकालना किस तरह है। आप ये देखिए ना, जिसकी ज़मीन चली गई, जिसका डेरा चला गया, जिसके घर के अफराद चले गए, जिसका जो सारी चीज़ें थी जो, और उन फैमिलीज़ को, उन एरियाज़ को डेवलप होने में कितना टाइम चाहिए। और ये डेवलप होगा अगर कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी जिसमें गवर्नमेंट का रोल की है और देन जो है कि हमारी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं
मुखैर हजरात जो हैं वो इनका रोल उसमें काफ़ी रोल प्ले कर बनता सकते है। हैं। लेकिन अभी जैसे आपने बात की कि मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जो कि एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं पॉवर्टी के अंदर, के लोगों को इसमें से निकाला जा सके, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम भी है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया और वो अभी तक चल रहा है। लेकिन आपको लगता है कि ये प्रोग्राम जो है ये गुर्बत में कमी ला सकता है, ये किरदार अदा कर सकता है अहम? आप ये कह सकते हैं कि ये फॉर द टाइम बीइंग इस प्रोग्राम से जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग होते हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। ठीक है। हमारे बड़े ये कहते थे कि पैसा ना दें, पैसा कमाना सिखाएं। हाँ, होना ये चाहिए कि ये स्टडी की जाए जिन जिन एरियाज़ के अंदर ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वहाँ जो है उन लोगों के लिए कोई काम का बंदोबस्त करें। मेरे नज़दीक पॉवर्टी इज़ नॉट एन इशू जो है वो है बेरोज़गारी। बिल्कुल ऐसे है। हम खुद काम करना नहीं चाहते और जो काम करना चाहते हैं उनके लिए काम अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ जो है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है जितना पैसा हम लोगों को दे रहे हैं, अगर ये अगले 5 साल के लिए यही पैसा जो है आप वहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश कर दें, ठीक है, तो पॉवर्टी जो है वो ख़त्म हो सकती है। अच्छा, ये आपको लगता है कि इसकी वजह से हो सकती है। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान में क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती आबादी को भी एक रीज़न कहा जाता है कि जिसकी वजह से पॉवर्टी यहाँ पर जो आबादी है हमारी वो गुर्बत की लाइन से भी नीचे जाती जा रही है। आपको क्या लगता है? मैडम साहब, आबादी आल दो मुझे जो हमारी थ्योरीज कह रही हैं वो तो मुझे इस पर क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। अच्छा, मगर प्रॉब्लम ये है कि इसी पॉपुलेशन को अगर आप स्किल में कन्वर्ट कर दें, इनको आप एजुकेशन दें, इनको आप स्किल दें, इनको अगर आप काम पे लगा दें, तो यही जो हमारी आबादी जो है ये ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है और हमारे लिए जो है पाकिस्तान के लिए जो है ये बहुत कुछ कर सकती है और करना चाह रही है। इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंडली नहीं है। अब देखिए हमारा जो यूथ जो है, कम पढ़ी लिखी यूथ जो है वो मिडिल ईस्ट में जाके बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करते या उनके लिए काम अवेलेबल नहीं होता। तो लिहाजा इसी पे बात करना कि पॉपुलेशन एंड इशू, पॉपुलेशन एंड इशू, भाई जो पॉपुलेशन आपके पास है उसको तो प्रोडक्टिव बनाएं, उनको तो काम पे आप लगाएं। अगर आप इनको काम पे लगा देंगे तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या लगता है आपको आने वाले सालों में या अगले 5 सालों में ये जो रेशो है ख़ास तौर पर गुर्बत की, ये कम होगी या ज़्यादा होगी और अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के पास होंगी इतनी? देखें, अगर अभी जो फ्लड का इशू हुआ है जिससे हमें एस्टिमेट ये है कि 800 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, मेरे नज़दीक इससे कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर इसको प्रॉपर एड्रेस कर लिया जाए तो गुर्बत कम हो सकती है। और अगर फ़र्ज़ करें जैसे हमने पहले पिछले 2 दहाइयों में इसको प्रॉपर हमने एड्रेस नहीं किया, अगर आप इसको प्रॉपर एड्रेस नहीं करेंगे तो गुर्बत में डेफिनेटली इजाफा होगा। हम इसी वाले से गुर्बत के हवाले से बात कर रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब। आज चूँकि जुम्मा है और जुम्मे को आप लोगों को आइडिया होता है कि हम ख़ास तौर पर ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जिसके ऊपर हमारी और आपकी रहनुमाई फरमाई जा सके। तो आज भी एक बड़ा ही दिलचस्प और कह लें कि हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इस्लाम में जो बच्चों के नाम रखने की क्या अहमियत है, कब नाम रखना चाहिए, किस तरह का नाम रखना चाहिए, कौन कौन से नामों से मना किया गया है, इन तमाम तर चीज़ों को आज हमने डिस्कस करना है। तो इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती बहराम शाहिद साहब हैं और हाफिज़ शफीकुर रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहराम साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, शफीक साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बहराम साहब आप ही से स्टार्ट करूँगी। इस्लाम में बच्चों के नाम रखने का क्या तसव्वुर पाया जाता है, ये ज़रा बताइएगा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तिदा नहीं और ऐसा आखिर है जिसकी इंतहा नहीं। दुरूद व सलाम उस ज़ात पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आपकी वसातत से आपकी जमी आल और जमी असहाब पे। नाम जो होता है ये किसी भी शख्सियत का एक बुनियादी हिस्सा होता है। मुसम्मात के लिए इस्म होता है, जब तक नाम नहीं होगा तब तक वो जिसका नाम है उसकी शख्सियत का पता नहीं लगेगा। ठीक है। और कुरान पाक की आयत देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन देखें, तो सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब तख्लीक़ फरमाया, मसजूद मलाइक बनाया, फ़रिश्तों पर फ़ौक़ियत दी, उसकी एक हिकमत कुरान क्या बयान करता है कि अल्लाह ने हज़रत आदम को नाम सिखाए।
जी, जो फरिश्ते नहीं जानते थे, तमाम अशिया के। अब वक़्त नहीं है कि इन चीज़ों को डिस्कस किया जाए, यानी कि नाम की तालीम दी अल्लाह ने कि ये नाम है। ठीक है। और यही वजह है कुरान के अंदर देखें, अल्लाह फरमाता है उसने तुम्हारा नाम भी मुसलमान रखा, दीन का नाम इस्लाम रखा। तो नाम की बड़ी अहमियत है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बच्चे का उसके बाप पर जो सबसे पहला हक है वो ये है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। ठीक है। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जब पैदा होते हैं और आपके पास लाया जाता है, आप पूछते हैं क्या नाम रखा, कहा जाता है हरब नाम रखा, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, तो आप नाम तब्दील कर देते हैं, आप फरमाते हैं ये नाम रखा जाए, क्योंकि नाम की शख्सियत पर असर मुरतब होते हैं। अच्छा, होते हैं ये? अच्छे नाम के शख्सियत, मिसाल के तौर पे एक रिवायत मिलती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया का मौका है, हाँ जी। मक्का से सफ़ीर आ रहे हैं, ठीक है। मसला हल नहीं हो रहा, ठीक है। और इतने में ना एक सहाबी आए, उस वक़्त वो मुसलमान नहीं हुए थे, हज़रत सुहैल आए। ठीक है। तो आप फरमाने लगे, सुहैल का मतलब होता है सहल, आसानी, ठीक है। हल। ठीक है। तो आपने फरमाया अब सुहैल आ गए हैं, लगता है मसला हल क्या हो बात जाएगा। है, यानी कि क्या बात अच्छे अंदाज जो लिए जा रहे हैं, नामों का शख्सियात पे असर मुरतब होता है। यही वजह है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं अल्लाह को सबसे अच्छा नाम क्या लगता है? अब्दुल्ला। सबसे अच्छा नाम क्या रखता है? अब्दुर्रहमान अल्लाह को लगता है। और नाम देखें एक जगह पर और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं ऊँटनी का दूध दोने की बात आई, आपने फरमाया कौन निकालेगा? अच्छा। एक शख्स खड़े हुए, मैं, क्या नाम है आपका? कहा जी मुर्रा। आपने फरमाया रहने दो। अच्छा। अच्छा, ये सिर्फ एक समझाने की हद तक था। मुर्रा का माना होता है कड़वा, आपने कहा रहने दो। अच्छा। एक शख्स और खड़े हुए, क्या नाम है जी? उन्होंने अपना नाम हरब बयान किया, हरब का मतलब है जंगजू, आपने फरमाया रहने दो। एक शख्स और खड़े हुए, उनका नाम था याइश, इससे मिलता जुलता, इसका मतलब होता है जिंदगियों वाला, खुशियां देने वाला, शादमानियों वाला। तो आपने फरमाया ठीक है आप निकालो। इंसान की तबीयत खुश होती है अच्छे नामों से। कुरान पढ़ के देखिए अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह को रहमान कहो या अल्लाह कहो, अस्माउल हुस्ना उसके हैं, अच्छे नाम उसके हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा देखें और कुरान का एक अंदाज़ और देखें, सूरह हुजरात पढ़ें, अल्लाह फरमाता है कि ईमान के बाद बुरा नाम कितनी बड़ी ये नाइंसाफ़ी है कि ईमान के बाद इंसान बुरा नाम रखे किसी का। यानी कि इंसान को सिखाया जा रहा है तंज के लिए किसी का नाम चेंज नहीं करना। एक होता है मोहब्बत में निक नेम देना, वो और चीज़ है, लेकिन जो नाम बिगाड़ देते हैं, नाम बिगाड़ना ताने के लिए वो जायज़ नहीं है। ठीक है। ठीक है, वैसे मोहब्बत में इंसान किसी को तखफीफ कर देता है, तरखीम कर देता है, वो एक और चीज़ है। लेकिन तंज के लिए किसी के नाम को बिगाड़ना, यानी कि इंसान नाराज हो जाएगा इस बात पर कि उसका नाम बिगाड़ा गया है, और इंसान खुश हो जाएगा इस बात पर कि उसे अच्छे नाम से याद किया गया है। तो नाम का शख्सियत पर इस तरह असर होता है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं एक शख्स का नाम है, मिसाल के तौर पे फजल नाम है उसका, ठीक है, और वो है भी बड़े फजल वाला, लोगों को दरगुजर करता है, माफ़ करता है, तो कहने वाले क्या कहते हैं, ये इस्म बामुसम्मा है, कि जैसा नाम है वैसे ही उसकी शख्सियत मिजाज है। तो ये बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि नाम का बड़ा असर होता है, और आपकी शख्सियत पर भी कहते हैं कि जी आपके मिजाज के ऊपर भी उसका ना असर पड़ता है कि ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए जो कि हैवी होते हैं। शफीक साहब आपसे बात करूँगी, ख़ास तौर पर कहा जाता है जी जो नबियों के नाम है या सहाबा कराम के नाम है वो रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए, और जैसे कहा जाता है कि बहुत जो हैवी नाम होते हैं वो नहीं रखने चाहिए, उससे बच्चा बीमार रहता है या बाकी मामलात भी ख़राब हो सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात की जाए नाम की तो सबसे पहले देखें आपका नाम आपकी पहचान है। जैसे आपकी शख्सियत के लिए आपका लिबास है, आपकी शख्सियत के लिए आपकी ज़बानो बयान है, इसी तरह आपके नाम से पता चल जाता है ये कौन से मज़हब और किस आदमी किस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है। तो अल्लाह ताला को सबसे जो प्यारे नाम है वो इस्लामी नाम है। इस्लामी नाम में सबसे प्यारी निस्बत अल्लाह की तरफ बेशक। देखिए मैंने जिस वक्त अपने बेटे का नाम रखने के लिए देखा सोचा, तो एक नाम था अब्दुल्ला और एक नाम था अब्दुर्रहमान। ठीक है। अब नामों में अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान पसंद था। मैंने थोड़ा सा और ततब्बो तफक्कुर किया तो मैंने देखा कि अल्लाह को नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान पसंद है लेकिन शख्सियत मोहम्मद पसंद है। तो हमने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा। ठीक है। सिर्फ इस चीज़ को सामने रख के, और इसका बड़ा असर पड़ता है, जैसे कि मुफ्ती साहब कह रहे थे। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके ने काफ़ी सारे नाम बदले हैं। उसमें
सबसे पहला तो उसूल यह है कि इस्लामी नाम हो। ठीक है। दूसरा यह है कि अम्बिया और सहाबा इकराम सुलहा के नाम पे नाम हो। इसी तरह तीसरा यह है कि नामों में आजिज़ी इनकिसारी हो। ओके। चौथी बात यह है कि नामों में कोई तकब्बुर ना हो, जैसे जीशान है, शान वाला, भाई शान वाला मेरा रब है। अच्छा, ये तकब्बुर वाला ये नाम है, तकब्बुर वाला ज़ीशान? नाम है, हाँ, जीशान तकब्बुर में ओके, शान वाला। ओके। इसी तरह जिसमें नाफरमानी का मदर हो, आसिया है। अच्छा। अल्लाह के रसूल ने जमीला नाम उसका बदल के रख दिया। अच्छा। इसी तरह जिसके नाम में शिरक की आमेदश हो, अच्छा। या अल्लाह के अलावा, जैसे अब्दुल्ला है, हाँ, अल्लाह रखा है, अब पीरा देता है, हाँ, पीर बख्श है, हाँ, खुदा बख्श है। इसी तरह लोग अब्दुल नबी रख लेते हैं, हाँ, अब्दुल मुस्तफ़ा रख लेते हैं। ये नाम इससे और फिर इसी तरह कुछ नाम ऐसे हैं जो जहालत पर मबनी है। और सबसे गलत बात जो आज के ज़माने में जा रही है वो हरूफ अबजद की बुनियाद पे नाम रखने। मसलन सीन से नाम अच्छा रहेगा, हाँ, काफ से नाम कहते हैं अच्छा जी ये रहेगा। बच्चा आज पैदा हुआ है, हाँ इसको जी, उस हिसाब से इसका दिन देखो, इसका वक्त देखो, और लफ्ज जो है ना उसके हर हरूफ के हिसाब से हालांकि देखो। हरूफ ठीक है। अबजद से नामों का सिरे से कोई ताल्लुक कोई नहीं ताल्लुक है, नहीं कोई है। ताल्लुक नहीं है। ठीक जो रख है। रहा है वो अल्लाह के यहाँ मुजरम भी है ओके। और दुनिया का भी मुजरम है। उसकी वजह यह है कि एक साहिब आया, उसने अपने बेटे की शिकायत की। ठीक है। तो बेटे की शिकायत करने के बाद जिस वक्त वो मामला उसके सामने पहुंचा तो देखा, उसने कहा देखें ये मेरा मुजरम है, मेरा बाप। ठीक है। मेरे बाप ने मेरा नाम अच्छा नहीं रखा, मेरे बाप ने मेरी तरबियत अच्छी नहीं की, और मेरे बाप ने मेरी माँ अच्छी तलाश नहीं की। आप अंदाजा करें कि नामों का इस तरीके से, हत्ता कि नाम बदले भी जा सकते, लेकिन हरूफ अबजद से रखना और फिर कुफार के नामों से नाम रखना, और इसी तरह ऐसे नाम रखना जो ज़माने के जिनका किरदार कोई नहीं है, ठीक है, जो जालिम किस्म के लोग जिनके हैं। मायने भी कोई नहीं है। अब देखें ऐसा कोई सही है। आदमी इसी तरह नाम रख लेता लारैब। लारैब, हाँ। दुनिया में आप बताएं कोई बंदा लारैब हो सकता है? एक आदमी नाम रख लेता है सुबहान। इसी तरह मैं ये भी बात सामने हमारे यहाँ ये नाम नहीं रखने चाहिए, ये नाम नहीं रखे, ये सुबहान लारैब ये नहीं रखने चाहिए। और एक नाम और चीज जो चीज़ है बुनियादी बहुत बड़ी, अहले बैत हमारी आंखों के नूर और दिल के सुरूर है। बेशक ऐसे ही। असल उनका नाम उन्हीं के नामों से रखा जाए। कंपनी का नाम जब रखते हैं और टाइटल 2-3 और लफ्ज तो शामिल वो कर देते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। देखिए मसलन रहमत अली, हाँ, रहमत किसकी है? अल्लाह की। तो हम रहमत अली। फ़कीर हुसैन, कुरान कहता है कि अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम सारे अल्लाह के फ़कीर हो। इसी तरह मुस्तनसर हुसैन, ये तमाम वो नाम। इसी तरह नूर फातिमा, भाई हम अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, अच्छा, कितना प्यारा नाम है। हसन, मतलब ये जो नूर फातिमा ये इस तरह ये ईमान नहीं लगाना चाहिए, ईमान आप कह रहे फातिमा, हैं। आप देखें ईमान फातिमा रखा कैसे, मतलब आप कह रहे हैं नहीं लगाना चाहिए। हाँ ये नहीं लगाना, नहीं लगाना उसकी चाहिए, वजह ठीक यह है कि कितना प्यारा नाम है हसन, कितना प्यारा नाम है हुसैन है, हुसैन, बेशक कितना है, प्यारा नाम है अली, फातिमा, हाँ। और कितना प्यारा नाम है ज़ैनब। इस तरह के बहराम साहब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, ये जो कह रहे हैं कि नूर फातिमा या इस तरह नाम नहीं रखने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये उनका अपना नुक्ता नज़र है, हमारा थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ होगा। अच्छा, इतनी बात पे तो मैं इत्तेफाक करूंगा कि जो हरूफ अबजद वाले हैं, सितारों वाले हैं, वो वाले नाम उस पर तो मैं नहीं इत्तेफाक रखने करूंगा चाहिए, कि उसको तो वो कोई शरी तौर पे तो नहीं है। अच्छा, वो नहीं हमें शरीयत में मिलता। लेकिन जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, अहले बैत हैं, उनके नामों के साथ नाम रखना और साथ जिस तरह ये नूर फातिमा या इस तरह के लफ्ज़ लगाना, ये हमारे यहाँ ममनू नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ हैं। ओके। अच्छा, इसके अंदर असल में साथ एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नाम रखने से मना फरमाया जिसमें इंसान अपना तज़किया खुद कर रहा हो कि मैं बहुत शय हूँ, जिस तरह लफ्ज़ ज़िशान का रेफरेंस दिया गया। अच्छा, अगर एक आदमी ने ज़िशान नाम रखा किसी नेक बंदे की वजह से कि उनका नाम ये था बिल्कुल, इस तरह तो लफ्ज़ नुमान वो भी नेमतों वाला, और बहुत सारे नाम हैं, तो फिर वो चीज़ें यानी कि नीयत पे डिपेंड करेगा कि नीयत क्या है नाम रखने की। अगर इंसान सिर्फ इसलिए नाम रख रहा है कि मैं बड़ी शय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो गलत है। सही है। वरना अगर निस्बत को मद्देनज़र रखते हुए नाम रखा जाएगा तो नाम वो जायज़ होगा। और रही बात अब्दुल नबी और अब्दुल मुस्तफ़ा के हवाले से, तो जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लफ्ज़ अब्द लगाते हैं तो इसका वो माना नहीं जो हम अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे हैं। सही है, ठीक है, अल्लाह का बंदा वो और माना है।
ठीक है। देखिए हुजूर- मुफ्ती मैं- साहब जो मैंने- खरी मैंने- बात है मैंने वो बात- बताएं। मैंने आपकी जो बात मैं खामोशी बता- से सुनी मैंने भी थी। सुनी मेरी है, मेरी लेकिन बात बात सुने ना। पता है क्या? मेरी बात पे Let बात me- करेंगे फिर let तो me बात say- होगी। let आप me अपनी भी say- बात लहदा करें। मैं अपनी बात कर रहा आप हूँ, मैं इनकी अब्बल बात की में नहीं निस्बत बोला, किसकी- नहीं, देखिए मैं इनकी मुफ्ती बात साहब, में नहीं बोला, मेरी बात पे बोल रहे हैं ना। मैं इनकी बात में नहीं बोला, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। अब्दुर्रहमान अब्द निस्बत किसकी तरफ होती है? आप सादा अच्छा, आप मुझे मेरी बात सुने। आप कहते गुलाम- लेट मी से हौसला रखे, मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ। काश के पूछ मुद्दा क्या है। देखिए अब मेरी बात तो सुने ना। काम अल्लाह की बात ने करें, कुरान मुद्दा। में फरमाया 24वां पारा खोलें, सही है, कुल या इबादी, ठीक है, ए महबूब आप कहें ए मेरे बंदो। ठीक है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को अपना बंदा कह रहे हैं। तो जब अल्लाह के साथ लफ्ज़ अब लगता है तो उसका माना और होता है, ठीक है। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगता है तो माना हो रहा है। अल्लाह के साथ लगता है तो उसकी इबादत करते हैं। सही है, नबी अकरम के नाम के साथ लगेगा मतलब है गुलामी। ठीक है। कौन है हुजूर का या उम्मती? इबादी मुझे मेरी का बात मतलब सुने ना, देखिए, मेरी पता बात है क्या? सुने। गलत आयतों का तर्जुमा गलत कौन करें, है अब्दुल जो का कहेगा तर्जुमा, कुल कि या मैं इबादी का हुजूर तर्जुमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम नहीं हूँ? कौन है जो कोई कहेगा? भी नहीं है। लिहाजा इसके अंदर जो नाम शिरक पे मबनी है वो हो रहे हैं, देखिए, और हुजूर के मुफ्ती नाम साहब के पता है साथ क्या? नाम रखने लब- को शिरक नहीं अच्छा, कहा वो जाता। शिरक नहीं है, अपना ठीक है। बयानिया बयान करें, आयत का गलत तर्जुमा ना करें। आप कुल या मेरी- इबादी का आप तर्जुमा मेरी इस्लाह ना दुनिया में करें। किसी आलिम ने ये तर्जुमा किया है। आप मेरी और फिर इस्लाह ना देखिए, करें। पता है क्या मेरी बात? जी जी, आप सिर्फ तर्जुमा- मौजू के देखें, मुताबिक आए, ये गलत चीज बयान कर रहे हैं। देखे अबद किसको, इबादत किसकी होती है? अबद लफ्ज किसके वो लिए कह रहे आता है? अल्लाह के लिए अबद अलग का है, माना अबद हो का रहा है। मायने देखिए, और पता है, है और क्या? अगर और हुजूर अब पाक वो सल्लल्लाहु गुलाम अलैहि है, मायने वो और है, अब्द वो माना गुलाम का है, है। वो अब्द का माना गुलाम है। ठीक है, ठीक है, अच्छा इसी तरह आप इसी देखिए, तरह पता है क्या? मुशाबिह अबद का नाम माना रख गुलाम के- है। नहीं, ये देखिए, गलत बात की तरफ आ रहे हैं ना। अब्दुल्ला नाम रखना। रखने का उसूल यही है। हुजूर ने फरमाया नबियों के नामों पे नाम रखें, हाँ। अच्छों के नामों पे नाम रखें। आप थोड़ा चलिए, सा हौसला अल्लाह के पैदा बाद- करें गुफ्तगू आप सुनने का। बंदों के बस बंदे हमारा हैं, टाइम या आप हमारा गुफ्तगू टाइम सुनने का- खत्म हो गया है। हम हुजूर के गुलाम हैं। चलें जी, हमारे साथ मुफ्ती बहराम शाहिद मौजूद थे और शफीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज हमने कोशिश की है कि आप तक बहुत सारी चीज़ें पहुंचाई जा सके। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।